तो 8 नंबर का पूछा जाता है। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 नंबर का पूछा जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया 14 नंबर का। उसके बाद 3 नंबर का आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, संविधान का ही पार्ट है। तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन कितने नंबर का ओवरऑल हो गया? 17 नंबर का। तो आपको मेजर सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया एक अपना, एविडेंस हो गया, एविडेंस के बाद एक सीआरपीसी और एक सीपीसी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, और उसके अलावा एक बचता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अगर आप इतने मेजर 4 से 5 एक्ट लेके जा रहे हैं तो उसी में आपका काम हो जाएगा। आपको 45 नंबर लाने, अगर जनरल कैटेगरी 45, अगर अदर कैटेगरी है तो 40। तो 45 नंबर 100 में लाने के लिए कम से कम ये 60 नंबर का ओवरऑल बनता है। 60 से 65 नंबर ओवरऑल ये मेजर सब्जेक्ट बना लेंगे। बाकी छोटे छोटे 2-2 नंबर के आएंगे, टैक्सेशन है, प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड 2 नंबर का आएगा, कंपनी लॉ 2 नंबर का आएगा। तो उन सब में जमीले में बहुत मोटी बेयर एक्ट्स हैं, उनको लाद के ले जाने का भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उतना मटेरियल लेके जाना जो आप पढ़ सको वहाँ पे, जिससे आप ढूंढ सको। अब आता है इम्पोर्टेंट कि किसमें क्या इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको पढ़ना है तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ के ही जाना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 12 से लेके 35। इससे आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर रेंज से आएंगे ही आएंगे। आर्टिकल 12 से लेके 55 तो 51 तक, यहाँ से 36 से 51 और 51A, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रेंज है। उसका जस्ट उल्टा राज्यपाल का अध्यादेश 216। तो ये एक रेंज हो गई। तो मेन आपको ये पढ़ना है कि इतने कौन कौन से आर्टिकल हैं, कम से कम आप ढूंढ लो। बशर्ते नए से क्या है, कंपैरिजन वाला चार्ट अब तो आने लगा, तो एक आप वो लेते जाइएगा, पुरानी लेके जाइए मेयर एक्ट, और एक कंपैरिजन वाला लेके चले जाओ। तो आप पुरानी में ढूंढ लो और उसमें कंपैरिजन करके नए वाले में मिल जाएगा। सिंपल सा है, दोनों ले जाने की कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो रेंज है आईपीसी की, जैसा सामान्य अपवाद 75 से लेके 96 तक और 96 से 106, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आईपीसी में। 75 से लेकर 105, 106 सॉरी, ये रेंज में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। हो ही नहीं सकता है कि इस रेंज से क्वेश्चन आए ना। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, केवल एआईबी में ही नहीं, आप अगर जुडिशरी भी दोगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आईपीसी के। इस रेंज से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी हम ले सकते हैं। इसके अलावा कहाँ से बनने? इसके अलावा फिर बनने हैं आपके 300 से लेकर 320 तक, जहाँ पर मानव शरीर के विरुद्ध अपराध है, जैसे हत्या हो गई, आपराधिक मानववध हो गया, आत्महत्या हो गया, आत्महत्या के लिए उकसाना हो गया, क्षति हो गया, उपहति हो गया, घोरपति हो गया, ठग हो गया, ये सारे आते हैं 300 से लेके रेंज होता है 360 तक। वैसे तो ये पढ़ने चाहिए 450 तक, लेकिन आपके लिए एक रेंज बता दे रहा है 300 से लेके 360 तक। अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्षति है, क्षति की कौन सी किस्म, मतलब उपहति की कौन सी किस्म घोरपति कहलाएगी। मेजर अगर किसी चोट से 20 दिन से ज्यादा का कष्ट हो रहा है तो वो घोरपति में हो जाएगा, या किसी का हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, आंख तोड़ दो, दांत तोड़ दो, तो ये सारी किसमें चली जाती हैं? ग्रेवियस हर्ट, यानी कि घोरपति में चली जाती है। तो आईपीसी में भी इस तरह से रहे। और एक और चीज, किसी भी एक्ट का डेफिनेशन पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एक्ट को पढ़ेंगे तो उसके जो डेफिनेशन क्लॉज हैं, जैसे आईपीसी का 1 से लेके आपको 51 या 54 तक होगी डेफिनेशंस, इसमें कौन से डेफिनेशंस भी हैं, तो वो उससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। आईपीसी हो या सीआरपीसी हो या सीपीसी हो, डेफिनेशन क्लॉज सबका इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन क्लॉज एक बार देख लीजिएगा। डेफिनेशन बहुत पूछी जाएंगी, जैसे सीआरपीसी में पूछी जा सकती है कि 167 जो पुराना एविडेंस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 1 से लेके 155 जिसमें रेलिवेंसी दी हुई है, सुसंगतता की कौन सा, बेसिकली अब यहाँ क्या प्रैक्टिस हम करते नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो किताबों में पढ़ा है कि केवल उसी चीज का साक्ष्य दिया जा सकता है जो सुसंगत है। सुसंगत के अलावा किसी तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। तो वो सुसंगतता तय कहाँ से होती है? वो तय होती है एविडेंस के सेक्शन 1 से लेके 5 से लेके 55 तक।
जब कोई तथ्य इस रेंज में 5 से लेके 55 तक आएगा तभी उसका प्रूफ कोर्ट में दिया जा सकता है, अन्यथा उसका प्रूफ कोर्ट में नहीं दिया जा सकता। जैसे पुलिस का एक आता ना, पुलिस के सामने कही गई बातों को कोर्ट में नहीं प्रूफ किया जा सकता, वो इसी का सेक्शन 27 है। 27, 24 में ये बताया गया है कि पुलिस के सामने जो भी हम कहेंगे उसको कोर्ट में प्रूफ नहीं किया जा सकता। सेम उसी का एक पार्ट है 27 में, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपके बयान से कुछ चीज बरामद हो रही है, जैसे आपने हत्या करी तो हत्या का जो चाकू इस्तेमाल किया है वो अगर पुलिस आपके बयान से पुलिस को बरामद हो गया तो हम उस चीज का साक्ष्य दे सकते हैं। तो वो कहां पर है? वो सेक्शन 27 में, इसको बरामदगी का साक्ष्य भी बोलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही विशेषज्ञों का साक्ष्य 45 से लेकर 51 तक, 45 से लेके, बोर्ड बहुत छोटा सा है तो ऐसे समझ लीजिएगा, 45 से लेके 51 तक विशेषज्ञों का साक्ष्य, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे। तो रेंज है 101 से लेके 55 तक एविडेंस की, और उसके बाद 101 से लेके 167 तक। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे एक पूछा जाता है कि अगर गूंगा व्यक्ति है, अगर कोई गूंगा व्यक्ति है और वो लिख कर अपना साक्ष्य दे रहा है तो वो ओरल एविडेंस होगा कि रिटन एविडेंस होगा? अगर गूंगा व्यक्ति लिख के जो साक्ष्य दे रहा है तो वो कैसा एविडेंस है? ओरल एविडेंस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी में बहुत पूछा जाता है। या ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई हमारा ही विटनेस हमारे विरुद्ध गवाही दे रहा है, पहली बात तो उसको बोला क्या जाता है? हॉस्टिटाइल विटनेस, यानी पक्षद्रोही साक्षी। दूसरी चीज है वो कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन 154 में। तो ऐसी चीजें बहुत पूछी जाती हैं, बहुत। जैसे वैवाहिक स्थिति के दौरान अगर कोई बच्चा जन्म लेता है विवाह के 280 दिन के भीतर, तो ये माना जाता है कि वो उसी का बच्चा है जिसके साथ विवाह हुआ है। ये एविडेंस में, पुराने वाले एविडेंस में बताया गया है, नए वाले में हो सकता है सेक्शन चेंज हुए, बहुत सारे चेंज हो गए होंगे। तो इस तरह से वो एक रेंज है। अब जैसे फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ में देखिए मुस्लिम लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। मुस्लिम लॉ और आपका हिंदू लॉ, हिंदू लॉ की बेयर एक्ट लिए जाना, और उसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955, कुल मिला के उसमें 25 सेक्शन है। आपको 12 से 13 सेक्शन ही पढ़ने हैं। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 24 हो गई और 23 हो गई। बस इतने सेक्शन आप अगर हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ के चले जाओगे, इससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं कि वैलिड हिंदू मैरिज के क्या क्या ग्राउंड होते हैं, शून्य विवाह की किस तरह से हो सकता है, शून्यकरणीय विवाह किस तरह से हो सकता है, तलाक किस तरह से हो सकता है, तलाक के ग्राउंड क्या होते हैं। तलाक के टोटल 15 ग्राउंड है, 11 म्यूचुअल है यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों ले सकती हैं, 11 मतलब हस्बैंड भी ले सकता है और वाइफ भी ले सकती है, और 4 ऐसे ग्राउंड है जो केवल वाइफ को ही मिले हुए हैं। तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन से ग्राउंड है, वो आपके बेयर एक्ट में दिए हुए हैं कि अगर पति साधु हो जाए या पत्नी साधु हो जाए या संसार का त्याग कर दे या कुष्ठ रोग हो जाए, ऐसे कई सारे हैं, या मिल ही ना रहा हो, 7 साल से लापता है, ये सारे ग्राउंड तलाक के दिए हुए हैं। इसी तरह से उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं डेफिनेशंस दिए हुए हैं, जैसे सगा सौतेला, सगा कौन होता है, सौतेला कौन होता है, सहोदर कौन होता है। ये पिछले बार के आईबी में भी पूछा गया था कि सौतेला कौन होता है। तो सिंपल सी बात है, सगा अगर एक मदर और एक फादर का कोई चाइल्ड है तो वो सगा है। अगर मदर एक ही है, फादर 2 हैं तो वो सहोदर है। अगर फादर एक है और मदर 2 है तो वो क्या हो जाएगा? सौतेला। ठीक, एक ही उधर से अगर कोई पैदा हो रहा है तो वो सहोदर है, यानी वाइफ एक ही होगी, हस्बैंड अलग अलग हो जाएंगे। और एक ही मदर फादर का चाइल्ड है तो वो क्या कहलाएगा? सगा हो जाएगा। तो इस तरह की डेफिनेशंस है कि रूढ़ी और प्रथा क्या होती हैं, सगा सौतेला क्या होता है, तो ये वाले देख लीजिएगा। जैसे मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ में पूछा जा सकता है कि शून्य विवाह को मुस्लिम लॉ में क्या कहते हैं? बातिल बोलते हैं। मुस्लिम विवाह में मुस्लिम लॉ में शून्य विवाह को बातिल बोलते हैं और शून्यकरणीय विवाह को बोलते हैं फासिद। ठीक, तो उन दोनों कौन कौन से रीजन से हो सकते हैं? शून्य विवाह कैसे हो सकता है और फासिद और बातिल कौन कौन से रीजन हो सकते हैं वो, या तो फिर तलाक किस तरह से मुस्लिम, अपने यहाँ पे तो तलाक के लिए एक ही सेक्शन है, ठीक है, लेकिन उनके यहाँ तलाक बहुत तरह से होता है।
तलाकुल बिद्दत होता है, तलाकुल सुन्नत होता है, तलाक हसन, तलाक हसन, इला, कुला, लियन, फस, ये सब तलाक के ही मतलब डाइवोर्स के ही प्रकार हैं। तो आप एक बार देख लेना कि कौन से में क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ा तो पाएंगे नहीं, है ना। आधे घंटे में हम आपको पढ़ा देंगे, हम सिर्फ बता सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। पढ़ना सब आपको ही है, किस तरह से पढ़ना हम ये बता सकते हैं, फिर दोबारा फिर से बता रहे हैं। बहुत सारा नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ढूंढना आना चाहिए, और वो